तो भारत के जनरल अनिल चौहान हैं, उन्होंने तो तशवीश जाहिर की है कि पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश है जो इसको अगर ये इस ब्लॉक को देखें तो ये भारत के लिए एक ख़तरा है। तो इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेंस है। मिलिट्री ये कह रही है कि व्हाट इज़ द पॉलिसी, कि यही बांग्लादेश जो दोस्त था, चाइना के साथ भी ट्रेड है, पाकिस्तान के साथ भी 2014 पहले तो ठीक थे, थ्रेट तो बढ़ गया। तो आपकी हरकतें ऐसी है ना जी। साउथ एशिया में आप कंटेस्ट हुए पाकिस्तान इंडिया का, हमने तो बड़ा उसको प्रिसाइसली वॉच किया। जो पब्लिक का था, इवन आई वुड से इवन गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट थी पाकिस्तान को। नेपाल जैसे लोग कह रहे हैं कि हम देख लेंगे भारत को, श्रीलंका भी इंशाल्लाह आर्मी चीफ जा रहे हैं। तो इधर तो भारत को भी आई थिंक लेने के देने पड़ गए नहीं। वो जो इनको डर था कि सर्कल ड्रॉ कर देगा चाइना और पाकिस्तान, दैट इज स्टार्टेड हैपनिंग। तो प्रिसाइसली आपकी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। आप एससीओ में ठुड्डे पड़े। ब्रिक्स वाले कह रहे हैं, लिटरली अभी ब्राजील का मैं देख रहा था इंटरव्यू, एक एनालिस्ट है आर्टिवन का जी, कि ये ट्रोजन हॉर्स है भारत ब्रिक्स में, इसको निकालें यहाँ से, बिकॉज ये दोगलापन जो है दोनों तरफ से लेने, इस तरह नहीं चलता। मेरे ख्याल में रीजन में भी बड़ी आई वुड से भारत गॉन डाउन वेरी बैडली। और शायद एक गिला था अनिल चौहान का कि अगर थ्रेट बढ़ रहा है तो फिर किसकी गलती है? लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे ये भी एक सवाल है कि जिस तरह आपने खुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि जो दो गुंडे हैं नेतन्याहू और मोदी, तो लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि इनके सरपरस्त तो इनके अब्बू जान तो अमेरिका बहादुर ही है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह से होगा तो फिर दुनिया में कैसे अमन कायम हो सकता है? और फिर इसराइल और ईरान के जो मामलात हैं उस पर आप अगर नज़र दोहराएं तो वहाँ इसराइल के साथ भी पीछे अमेरिका ही खड़ा है। तो इस सारे मामले पे अगर अमेरिका सिद्के दिल से ये कोशिश नहीं करेगा और उनकी पुष्टपनाही करेगा तो फिर कैसे अमन कायम होगा? जी जी बिल्कुल, आई 100% एग्री, आई स्टैंड बाय इट। ये जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस की बात में बेसिकली वही है, चाहे वो इंपीरियलिस्ट हैं, G7 पूरा असम शामिल है, लेड बाय अमेरिका, फिर जायनिस्ट हैं और फिर ये फासिस्ट हैं। तो ये आप कह लें G+2 कह लें, इसराइल और इंडिया को शामिल करें। ये अभी मेरे ख्याल लास्ट एफर्ट देखें, अभी भी चाइना का अभी हुआ है परसों इंसिडेंट, रेड सी में इनका शिप्स थे, फ्रिगेट्स थे और ऊपर से जर्मन जहाज सर्विलेंस कर। अभी आपका क्या ताल्लुक है रेड सी में? उन से लेजर से आगे से कुछ किया है और भागे वहां से, अभी बड़ा शोर मचा रहे हैं। अभी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है ग्लोबल साउथ के पास, इंशाल्लाह हमारे पास भी अवेलेबल होगी, बड़ी परेशानी है। तो ये आई वुड से कि बहुत बड़ा आखिरी मार्का है। और ये आगे जो दो आई वुड से कपूडर्स आगे किए हुए हैं, भारत है और इसराइल है, तो इसी कंटेस्ट में मुनाफकत चलती रहेगी। आपको भी पेप टॉक की जाएगी। पाकिस्तान है तो मेंटेन बायलैटरल रिलेशन भी होगी, मल्टीलैटरल, उसमें हमने हर एक के साथ बना के रखेंगे। लेकिन जहाँ दोस्त हैं लाइक जो सामने आए हैं, इसमें आई वुड से टर्की है, अजरबैजान है, चाइना, और अभी ईरान को भी बड़ा क्लियर रियलाइजेशन हो गया कि ये किसी के सकते। मिडिल ईस्ट के लिए एक पैगाम है कि अगर आप अलाउ करेंगे व्हाइट कॉलर बैठा हुआ है भारत का मिलियंस में, तो खुदा ना खास्ता का रिजीम चेंज का जब प्रोग्राम बनेगा तो इनको भी स्टेप बैक किया जाएगा। तो दे शुड लुक इट। मैं हर जगह बात कर रहा हूँ कि आप भी देखें, इनके बिजनेस प्लान है, IT वाले हैं, कतर ने सजाए मौत दी थी इनके 8 नेवल ड्राइड ऑफिसर। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि जो इसराइल के मुमकिना जो नए हमले के पेश नज़र आप देखें कि ईरान जो है वो चीन से अब जो टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है, तो आप क्या समझते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद उसका दिफा मजबूत होगा? और क्या वाकई ही इसराइल का दोबारा ईरान पे हमला करने का खतरा मौजूद है? ये खतरा तो रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो जख्म चाट है। दूसरा देखिए, गैप जो आए थे ईरान के डिफेंस में ही थे, फाइट की उनके अपने बिजनेस की, जो ऑफेंसिव मिसाइल पावर है उनकी नॉर्मल्स है 10,000 में, और जो उनका ज्योग्राफी उससे लंबी बात और काउंटरनेस है, टनल्स भर पूरे शहर है। दैट्स व्हाई आई थिंक दे वर स्पेयर्ड। ठीक है, उनकी असैसिनेशन हुई जो गद्दारों ने की, लेकिन मेरे ख्याल में मिसाइल पावर से जब ऐड करते हैं डिफेंस सिस्टम आए, तो लेट्स से HQ9 है या HQ19 आए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, तो क्यों चाइना नहीं करेगा? बिकॉज देखिए ये सारी वही लड़ाई है, ग्लोबल साउथ को दे विल नॉट अलाउ टू बी रोल बैक। इसमें इन्वेस्टमेंट है $400 अरब। दे ऑल्सो फील कि एक्चुअली चाइनीज और रशियन जो आप कह लें जो साउथ का एक ब्लॉक बन रहा है, वो अगर उनको डेट करना है तो यही 3 ममालिक हैं। और टर्की में भी ये डिस्कशन होती है कि ईरान को दाना खासा फॉल करता है तो पहली बारी पाकिस्तान और टर्की की है। तो ये बड़ी क्लैरिटी है वेस्ट एशिया में। आई थिंक D8 में या ECO की समिट में भी यही बातचीत हुई होगी। नाउ वी हैव टू रियलाइज कि दिस इज द सेंट्रल बैटल ग्राउंड है। अगर आपने जायनिस्ट का और फासिस्ट का साथ देना है तो बारी बारी फिर वही सारे मारे जाएंगे। साइलेंस ऑफ द लैम्स है कि कसाई है, एक बकरे को लेकर जबा करता जाएगा और आप चुप करके तो कोई भी नहीं बचेगा। दैट्स व्हाई आई थिंक ये जो बातचीत हुई पाकिस्तान ने जब ईरान का साथ, इट वाज वेरी क्लियर डिस्पाइट कि हमारे डिफरेंसेस रहे हैं। अभी ईरान इज आई थिंक प्लेजेंटली सरप्राइज। इनके यूथ कह रहे हैं यार हम हैरान हो गए काइंड ऑफ सपोर्ट
पाकिस्तान ने पब्लिकली आवाम ने जो की है, तो आई थिंक ये एक नई सोच है। मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर होंगी। और अगर किसी ने गलती करनी, मैं हमेशा कहता हूँ, आप 8 घंटे की लड़ाई कर लें, 8 दिन की कर लें, 800 साल की कर लें, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी रेडी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि इसराइली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनका ये कहना है कि जी उन्हें इल्म है कि ईरान का जो यूरेनियम है अफसरदा वो कहाँ पड़ा है। एक तरफ वो ये दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने जो हमले किए उसमें भी वो उस तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सका ईरान को। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ गिदर बबकियाँ या फेस सेविंग के लिए नेतन्याहू ऐसी बातें कर रहे हैं, या वाकई ही उनकी इंटेलिजेंस है? इसमें आई थिंक जो उनके बड़े एनालिस्ट हैं, न्यूट्रल, इसमें स्कॉट कर्नल मैकग्रेगर है, उसको शक आप सुन लें, जो न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं, तो वेपन इंस्पेक्टर भी रहा है, तो वही कह रहे हैं जी कि फर्दों का जो था बेसिकली, तो ये देखा जाए तो अल्बर्ट माउंटेन की साइड पे एक जगह है, और वहाँ पे जो है 1 किलोमीटर तो हाइट की पहाड़ की, और अगर बेस में था, अगर आपने 300 फुट की पेनिट्रेट की, तो टेक्निकली ठीक है, आपने हिला जरूर दिया सिस्टम, लेकिन हुआ नहीं है कुछ। और बाकी आई एम श्योर ईरान ने रिकवर कर लिया था। एक तो ये, दूसरा ये बोगी इरानी है। देखें, ये थ्रेट जिस तरह पाकिस्तान को किया जा रहा है, और मैं अभी क्लेम कर रहा हूँ कि इजराइल और इंडिया की कोलैबोरेशन बढ़ेगी। मीडिया में आप देखें, बिकॉज उनको बड़ी सख्त तकलीफ थी कि यार कैसे स्टैंड लिया, बिकॉज साउथ एक मॉरल स्टैंड था पाकिस्तान का फॉर ईरान, और हम डेफिनेटली उसको हको बातिल का मार्का ही समझते। तो ये एक तो बोगी रखी जाएगी कि अगला अटैक करना है तो उसके लिए कोई बहाना हो, लेकिन मेरे ख्याल में अब इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ा विद देम, इंटरनल कॉज आ रही है। फिर गजा का आप देखें जो हशर किया है, ये वही बात है, ये इंपीरियलिस्ट फोर्सेस का आखिरी मार्का है। अब ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन इफेक्ट होता है। तो जो मुल्क आई थिंक स्टैंड करेंगे सामने, स्पेशली पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये सारा चेंज कर देगा सिनारियो। हाँ, इफ दे बिहेव, अगर आपने रहना है इंसानों की तरह, जिस तरह एक नॉर्मल स्टेट होती है, वी आर ऑल फॉर कोऑपरेशन। लेकिन अगर आप समझते आप काउ डाउन करेंगे, आप DISPR का शिपमेंट देखें, कि फिर इट विल बी पेनफुल, इट विल बी सच अ रिएक्शन होगा कि फिर दुनिया जो है ना, उसका उन्होंने हिट किया, फिर दुनिया फिर भूल जाए अमन शमन को। तो वो इंशाल्लाह कैपेबिलिटी है, वी डोंट वांट टू यूज इट। लेकिन चाहे इजराइल हो, चाहे भारत हो, कोई भी पीस मार्क खान है, वो आ जाए, वील फाइट इट आउट, और इंशाल्लाह ताला विल बी सक्सेसफुल। पाकिस्तान एक और है कि एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे सामने आया है। आप लिटरली, मैंने भी एक दफा एनालिसिस किया, कभी B लाइन लगी होगी, लोग आएंगे सीखने के लिए। ये अल्लाह का करम है। साउथ अफ्रीकन में चीफ आए थे, चाइनीज चीफ आए हुए, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किस लिए आए हुए हैं? एकदम इतनी क्यों फ्लरी है? तो सावधान देव सीन के यार somebody has taken a stance, तो एक एबिलिटी है कि पायलट्स हैं, इनकी फौज है, इनकी आवाम है। लोग कहते हैं 24 करोड़ की फौज है, इसका क्या कर सकते हैं? तो ये अल्लाह का करम है। बाकी ये कि आप अपना गार्ड जो है हमेशा रखें, कायम रखें, गार्ड डाउन ना करें, बिकॉज छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली भारत का अपना भी डिक्लाइन शुरू होगा। इनकी एक की कुछ भविष्याएं भी हैं, इनकी फरोहत जो है वो कह रहे हैं कि आपका जवाल का टाइम शुरू हो गया 2023 के बीच, तो शायद उस तरफ चीजें जाएंगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब।